फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे पेपर की तैयारी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि यदि ये पूरे टॉपिक आप देख लेते हैं और आप अच्छे से समझ लेते हैं तो एक अकेला टॉपिक ही आपको 5 से 6 नंबर दिलाएगा। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखा है। सिर्फ सीटेट का जो 2019 का पेपर हुआ है दिसंबर में और जुलाई में 6 महीने में, एक अकेले दिसंबर के पेपर में इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे हैं और फिर वहीं जुलाई में जो हुआ है उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे हैं। इसके लिए फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, ताकि मैं जो क्वेश्चन कराऊंगी इनके बीच में और लास्ट में वो क्वेश्चन आप देखेंगे और सॉल्व मैं कैसे करूंगी ये समझेंगे तो फ्रेंड्स आपके डाउट भी क्लियर होते जाएंगे और क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएगा ये भी हमें अच्छे से समझ में आता रहेगा। इसके लिए फ्रेंड्स आप इन टॉपिक को असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये हमारे सीडीपी में, हमारे मैथ्स में, ईवीएस में, हिंदी में हर एक सब्जेक्ट में पूछे गए हैं। जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी आपके 2019 के और दिसंबर के जो पेपर हुआ था 2019 का दिसंबर में और जुलाई में, उन दोनों ही पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि ये हिंदी के क्वेश्चन हैं, ये पर्यावरण के, ये मैथ्स के, ये ईवीएस के। फिर फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, आकलन और मूल्यांकन। मूल्यांकन का ही एक छोटा रूप होता है आकलन। आकलन जो होता है वो हम बच्चे को पढ़ाते समय, पढ़ाने के दौरान करते हैं, और जो मूल्यांकन होता है ये साल के अंत में किया जाता है। किसी के गुण दोषों की जो हम व्याख्या करते हैं या मापन करते हैं वही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का ही एक भाग है आकलन और मापन। अब हम देखते हैं आकलन। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया ही आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। जैसे हमें किसी का आकलन करना हुआ, किसी बच्चे का, समझो हमने आप बच्चे को एक टॉपिक पढ़ाया, पैरा पढ़ाया या पोयम पढ़ाया, बच्चे का हमें आकलन करना हुआ तो हम वो पढ़ाते समय ही क्या करेंगे, बच्चे को खड़ा करके उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे या उस टॉपिक के मेन पात्र के बारे में पूछ लेंगे। यही क्या होता है, आकलन होता है, जो टीचिंग के दौरान किया जाता है। कोई चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, उसी से रिलेटेड किसी पात्र का मेन कैरेक्टर उसका क्या है, उसमें जो मेन पात्र है उनके ही नामों के पूछ लेना, यही हमारा आकलन है। आकलन जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक रचनात्मक आकलन होता है, एक योगात्मक आकलन, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट। पढ़ाने से पहले बच्चे के बारे में जानने का तरीका जो होता है वो रचनात्मक आकलन कहलाता है, और साल के अंत में किया जाने वाला आकलन ही योगात्मक आकलन कहलाता है। रचनात्मक आकलन फीडबैक के लिए फीडबैक दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, समूह में कार्य करना सिखाया जाता है। रचनात्मक आकलन में करके सीखने पे जोर देता है, करके सीखने पर जोर देता है। कौन सा आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, करके सीखने पे। समूह में कार्य करना सिखाता है, समूह में कार्य करना। प्रोजेक्ट तैयार करने पे जोर दिया जाता है, प्रोजेक्ट तैयार करवाया जाता है बच्चों से। ये क्या है, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट में किया जाता है। वही जो सबमेटिव असेसमेंट है, योगात्मक आकलन है, इसमें क्या किया जाता है, बच्चे का निदान, मतलब जो कमी उसके में रह गई है पढ़ाई में उसका निदान किया जाता है, उपचार किया जाता है, मापन किया जाता है, मेजरमेंट, बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, कितना उसे समझ में आया,
कितना नहीं आया। ये जो हम हाफ अर्ली एग्जाम देते हैं और ईयरली एग्जाम देते हैं, ये उसी के एग्जाम्पल होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के, सॉरी सबमेटिव असेसमेंट के। क्या है? हाफ अर्ली एग्जाम, एनुअल एग्जाम, एनुअल एग्जाम, ये सब क्या है? ये सब योगात्मक आकलन के हैं, तरीके हैं। योगात्मक आकलन जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है? पेन पेपर टेस्ट होता है। क्या है ये? योगात्मक आकलन पेन पेपर टेस्ट है। योगात्मक आकलन किसके द्वारा कराया जाता है? तो योगात्मक आकलन एक टीचर करता है। किसका? बच्चे का। एक क्वेश्चन और पेपर में, इतने टॉपिक को आप नोट करते रहिएगा जो पॉइंट मैंने लिखा है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सीखने के लिए आकलन, सीखने के दौरान आकलन, सीखने के समान आकलन, इनसे काफी कंफ्यूजन हमें होती है फ्रेंड्स। इसके लिए अब मैं बताती हूँ आपको कि उन्हें आप कैसे सॉल्व करें। पहले इन्हें आप नोट करें। फ्रेंड्स, अब हम असेसमेंट आकलन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2019 में ऑफलाइन पेपर हुए थे दिसंबर में। उनमें जो सीडीपी के क्वेश्चन थे उनमें ये आकलन से, असेसमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारा, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मतलब यदि हम बच्चों का आकलन करते हैं तो उसमें उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? प्राइमरी उद्देश्य पूछा है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, मतलब विद्यार्थियों को रैंक में बांटना, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। जी नहीं फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों को श्रेणियों में नहीं बैठना चाहिए, इससे उनमें क्या होती है? हीन भावना पैदा होती है। फिर ऑप्शन बी है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। फ्रेंड्स, यही हमारा राइट आंसर है कि हमें बच्चों की अवधारणाओं को समझना चाहिए और उनकी भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। फिर है ऑप्शन सी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। जी नहीं फ्रेंड्स, नामांकित करना मतलब लेबलिंग करना। हमें विद्यार्थियों को कभी भी लेबलिंग नहीं करना चाहिए कि तुम बुद्धू हो, तुम स्मार्ट हो, तुम तेज हो। ये हमें नहीं करना चाहिए। हम एक टीचर हैं, हमें हर बच्चे को पढ़ाने का, समझाने का, उसे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। फिर है ऑप्शन डी रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। जी नहीं, हमें बच्चों को पास फेल थोड़े ही करना है। हमारा मेन उद्देश्य होता है कि बच्चा कैसे सीख पाए और कितना ज़्यादा सीख पाए कि वो आगे बढ़े। इसके लिए फ्रेंड्स हमने पहले ही बताया कि ऑप्शन बी जो है यही हमारा राइट आंसर है। 2019 के दिसंबर में ही ईबीएस में 2 क्वेश्चन पूछा था आकलन का। फ्रेंड्स, सीडीपी में 1, ईबीएस में 2, अभी आगे आपको बताएंगे। हिंदी वगैरह में भी क्वेश्चन बहुत पूछा है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पूछ रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट का साधन नहीं है, टूल्स नहीं है। ऑप्शन ए पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी कर्म निर्धारण मापनी, ऑप्शन सी वर्णन अभिलेख, ऑप्शन डी वार्षिक उपलब्धि। फ्रेंड्स, राइट आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि पूछा है फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल्स नहीं है। तो ये जो वार्षिक उपलब्धि है फ्रेंड्स, ये सबमेटिव असेसमेंट योगात्मक आकलन में किया जाता है। ये योगात्मक आकलन का है, इसके लिए राइट आंसर यही है। ईबीएस में 2 क्वेश्चन पूछा था, एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का था, एक ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? मतलब जो बच्चों का असेसमेंट हम करते हैं उनसे दूर करना चाहिए। ऑप्शन ये है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। ऑप्शन बी कक्षा 5 के ईबीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करके। ऑप्शन सी है
आकलन के संकेतकों का उपयोग करके। ऑप्शन डी है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन करके। इन चारों ही ऑप्शन में फ्रेंड्स जो ऑप्शन ए है हमारा वही राइट आंसर है। कभी भी बच्चों के असेसमेंट में सही और गलत नहीं आंकना चाहिए। उन्हें किस तरह से अच्छे से सिखाया जाए और अच्छे से समझाया जाए ये हमें सोचना चाहिए और देखना चाहिए। इसके लिए राइट आंसर ए ही होगा। आकलन के ही ये पार्ट माने गए हैं सबमेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट के। असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के लिए आकलन, मतलब सीखना अभी बाकी है उसके लिए जो आकलन किया जाता है वो किसके अंदर आता है, तो ये हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन के अंतर आता है। रचनात्मक आकलन के फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। ये क्या है, के लिए हिंदी में दिया तो अच्छा है, नहीं हिंदी में समझ में आए तो इंग्लिश में और आसानी से समझ सकते हैं। ये सीखने का आकलन है, मतलब बच्चे ने साल भर जो पढ़ा उससे क्या सीखा उसी का आकलन पूछ रहा है। तो ये कौन सा आकलन होगा, योगात्मक आकलन, सबमेटिव असेसमेंट कहा जाएगा। क्या है ये, योगात्मक आकलन, आकलन, योगात्मक आकलन, सबमेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट। फिर है असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में या सीखने के साथ में आकलन, मतलब बच्चा अभी सीख रहा है उसी दौरान जो आकलन किया जाता है वो कौन सा है, तो ये सेल्फ असेसमेंट कहा जाता है। इसे सेल्फ असेसमेंट, असेसमेंट मतलब स्व आकलन, स्व आकलन। इनसे फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, बट फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है। इसके लिए हम असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, इनमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये समझ में आया फ्रेंड्स, असेसमेंट एज लर्निंग सीखने के लिए आकलन, अभी सीखना बाकी है। सीखने का आकलन मतलब जो बच्चा सीख चुका है उसका आकलन। सीखने के रूप में या साथ में मतलब बच्चा सीख ही रहा है उसी के दौरान पूछना उससे, उसका आकलन करना ही स्व आकलन है। अब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के बारे में। इन्हें आप नोट करते जाइए ताकि फिर आपको दिक्कत ना हो। इन्हें नोट करिए। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं हम जो हमने आपको पढ़ाया, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इनसे हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा है। इसके लिए फ्रेंड्स मैं बोलती हूँ आप जो एक एक पॉइंट मैं लिखती हूँ उन हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट किया करिए, क्योंकि वो पॉइंट ही ऐसे पॉइंट हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन बने हुए हैं पहले और अभी भी बनेंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है, जो सेल्फ असेसमेंट है वो क्या है, इन चारों ही ऑप्शन में से पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सीखने के लिए आकलन, मतलब सीखना अभी बाकी है, सीखने के लिए उसका आकलन करेंगे। ऑप्शन बी सी जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वो पूछ रहा है। सी है सीखने के समान आकलन या सीखने के रूप में आकलन, जो हमने लिखा है वही है और राइट आंसर भी हमारा यही है। फिर भी हम ऑप्शन डी भी देखते हैं। सीखने का आकलन, सीखने का आकलन जो होता है वो ये होता है कि अधिगम हो गया है उसका आकलन, सीखने के बाद का आकलन। तो सेल्फ असेसमेंट जो होता है वो सीखने के समान आकलन, यदि सीखने के साथ दे दे, सीखने के साथ दे दे तो भी हमारा राइट आंसर
सी ही होगा। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन की विशेषताएं और मूल्यांकन से संबंधित सब जानकारी लेंगे। पहले हम देखते हैं, शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सफलता असफलता के कारणों को समझना ही मूल्यांकन होता है। मतलब जब बच्चों को हम शिक्षा देते हैं तो उसमें बच्चा कहाँ सफल हुआ, कहाँ असफल हुआ, कौन सी चीज उसे समझ में आई और कौन से टॉपिक उसे समझ में नहीं आए, इसी के ही कारणों को जानना ही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। या फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी के गुण और दोषों की व्याख्या करना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन ही वो टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इसी से ही हम समझ पाते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, वे कैसे सीख पा रहे हैं और कितना सीखना उन्हें बाकी है। ये हम मूल्यांकन से ही बच्चे के पता लगा सकते हैं। और जो मूल्यांकन होता है इवैल्यूएशन, ये मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों ही तरह से होता है, दोनों ही तरह से किया जाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं हमने लिखी है 5, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लिए मैंने इन पॉइंट को नोट किया है। पहले हम देखते हैं वैधता, वैलिडिटी। जिस उद्देश्य हेतु परीक्षण का निर्माण हुआ है, क्या उसकी प्राप्ति हो पा रही है? यदि हाँ, तो वो मूल्यांकन वैध माना जाएगा, और यदि नहीं हो पा रही है तो मूल्यांकन वैध नहीं माना जाएगा। जैसे लिखा है हमने, जिस उद्देश्य के लिए, समझ लीजिए हमें यूपी टेट का एग्जाम देना है, तो यूपी टेट के एग्जाम में यूपी टेट का ही क्वेश्चन यदि पूछ रहा है तो वो मूल्यांकन क्या होगा, टेस्ट वैध माना जाएगा। और यदि यूपी टेट का हम एग्जाम देने जा रहे हैं और यूपी टेट के एग्जाम में यूपीएससी के क्वेश्चन पूछ ले तो क्या माना जाएगा, वैध नहीं, वैध माना जाएगा। ठीक है, तो जिस हेतु परीक्षण का निर्माण हुआ उसकी प्राप्ति हो तो वैध है, और यदि नहीं है तो वैध नहीं है। यदि यूपी टेट के एग्जाम में यूपी टेट का ही क्वेश्चन पूछ रहा है तो वैध है परीक्षा। यदि यूपी टेट में यूपीएससी का क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो वैध नहीं है टेस्ट। इतना समझ में आया ना? अब देखते हैं विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी। मतलब विश्वसनीयता क्या होती है ये हम जानेंगे। एक ही कॉपी को चाहे जितनी बार चेक करें, आंसर सेम हो, वही क्या होती है, रिलेबिलिटी, वही वास्तविकता, विश्वसनीयता होती है। समझ लीजिए एक कॉपी है, एक बार हमने चेक किया, एक बार आपने किसी और टीचर से चेक कराया, उस क्वेश्चन का आंसर जो हो वो सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने चेक किया तो अलग आंसर आया, हमने चेक किया तो अलग आंसर आया। आंसर यदि सेम होगा तो वो विश्वसनीय टेस्ट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। फिर है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता में मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो एकदम व्यवहारिक हो, कम लागत में हो, कम समय में हो। ऐसा ना हो कि मूल्यांकन अधिक पैसे वाला हो, अधिक समय लेता हो, तो वो मूल्यांकन सही नहीं माना जाएगा। मूल्यांकन कैसा हो, व्यवहारिक, कम समय ले, कम समय में हो, कम लागत में हो, तभी वो क्या माना जाएगा, व्यवहारिक माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। फिर हमने लिखा व्यापकता। क्या लिखा, व्यापकता। व्यापकता मतलब इतना विस्तृत मूल्यांकन हो जिसमें उसके सभी पक्षों का मापन किया जा सके, यही व्यापकता होती है। फिर है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता मतलब होता है एक ही टेस्ट कोई भी ले, स्कोर उतना ही आए बच्चे का, जिसका चीज का टेस्ट लिया जाए, जिस सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाए, उसका 2 या 2 से अधिक लोग भी यदि चेक करें वो काम भी, तो स्कोर सेम आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ माना जाएगा, नहीं तो वस्तुनिष्ठ नहीं माना जाएगा। यही इस मूल्यांकन की क्या है, विशेषताएं मानी गई हैं।
अभी हम आप लोगों को सीसीई पढ़ाएंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उनसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आप मेरे इन पॉइंट को नोट कर लीजिए। वैधता, उद्देश्य हेतु परीक्षण किया गया, उसका निर्माण हो तभी वैध माना जाएगा। विश्वसनीयता, एक ही कॉपी को चाहे जितनी बार चेक करें आंसर सेम आए। व्यवहारिकता, कम लागत कम समय में मूल्यांकन हो। व्यापकता, मूल्यांकन इतना व्यापक विस्तृत हो कि उसमें हर क्षेत्र का मापन हो सके बच्चे के शैक्षिक और शैक्षिक। वस्तुनिष्ठता, 2 या 2 से अधिक अध्यापक भी एक टेस्ट लें तो उसका स्कोर सेम हो। इन्हें आप नोट करिए। जो 2019 में जुलाई में पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि मूल्यांकन को लिख के डैश डैश दे दिया है। ऑप्शन दिया है, ए वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। सिर्फ लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, मतलब मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए, ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। फ्रेंड्स, एक अलग गतिविधि के रूप में मूल्यांकन को नहीं लेना चाहिए, इंटीग्रेटेड रखना चाहिए, एकीकृत रखना चाहिए, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, यही फ्रेंड्स राइट आंसर है। जो मूल्यांकन होता है, इवोल्यूशन, वो क्या होना चाहिए, हमारे जो शिक्षण अधिगम होता है उसी का एक भाग होना चाहिए। फिर भी हम ऑप्शन डी भी पढ़ते हैं। डी है, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। फ्रेंड्स, जिस भी ऑप्शन में केवल दे दे, ही दे दे, दंड दे दे, पुरस्कार दे दे, ये सारे आंसर जो होते हैं हमारे वो रॉन्ग होते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर है। अब हम देखेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है, सतत मतलब लगातार होता है। क्या होता है, लगातार, कंटिन्यूअस, लगातार। और व्यापक मतलब होता है विस्तृत, मतलब सभी पक्षों का बच्चे के वर्ष में एक बार मूल्यांकन, सभी पक्षों का वर्ष में एक बार मूल्यांकन, एक बार मूल्यांकन। सभी पक्षों में कौन से पक्ष आते हैं, तो सभी पक्षों में शैक्षिक पक्ष और एक सह शैक्षिक पक्ष होता है। सह शैक्षिक पक्ष, सह शैक्षिक पक्ष। शैक्षिक पक्ष वो होता है जो कॉपी पेन पेपर से टेस्ट लिया जाता है, और सह शैक्षिक वो होता है जो खेल कूद गतिविधियां वगैरह, एक्टिविटी वगैरह कराई जाती हैं विद्यालय में, वो हमारे सह शैक्षिक कहलाते हैं। और शैक्षिक वो होते हैं जो कॉपी पेन पेपर से हम टेस्ट लेते हैं बच्चों का, उसे हम शैक्षिक कहते हैं। तो वो कह रहा है सभी पक्षों का वर्ष में एक बार मूल्यांकन हो, शैक्षिक सह शैक्षिक दोनों। और जो मूल्यांकन का मतलब होता है, क्या होता है, जांचना कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना सीखना बाकी है। तो जो ये सीसीई है, ये 2009 में आया था, सीबीएसई से लेकर के आई थी। इसका मेन मतलब ही यही था कि बच्चों के हर पक्षों का जांच करना कि वो कहाँ तक सीखे, कहाँ सीखना बाकी है, वो भी कैसे, लगातार। ऐसा नहीं है कि हम वर्ष में एक बार करें। फिर सीसीई क्या कहता है, इसी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को ही हम शॉर्टकट में सीसीई कहते हैं। सीसीई क्या कहता है, सीसीई कहता है कि बच्चे का शैक्षिक सह शैक्षिक दोनों पक्षों को मिलाकर ही विकास किया जाए, मतलब उसका जो डेवलपमेंट किया जाए उसमें ये दोनों पक्ष शामिल हो। अभी हमने बताया शैक्षिक क्या होता है और सह शैक्षिक, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, मतलब वो पूर्ण रूप से
ऐसा ना हो कि एक बच्चा खेल कूद की एक्टिविटी में है तो उसे पढ़ने लिखने ना आए, और ऐसा ना हो कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा हो उसे बिल्कुल भी अलग से कोई खेल एक्टिविटी वगैरह ना आए। उसे दोनों ही चीज एक अध्यापक को सिखानी चाहिए। ये कौन कहता है? सीसीई कहता है। और सीसीई कब आया था? तो 2009 में। सीसीई इसलिए जरूरी है ताकि जल्दी जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को सुधारा जा सके। मतलब यदि हम बच्चों को लगातार उसका टेस्ट लेते रहेंगे, सप्ताह में 1 से 2 टेस्ट तो होना चाहिए, उससे बच्चों की हमें ये पता चलता है कि बच्चे कौन से टॉपिक समझ पा रहे हैं, कौन से नहीं। और यदि हम कोई टेस्ट वर्ष के या साल के अंत में लेते हैं तो उससे हम बच्चों को सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर वो नेक्स्ट क्लास में चला जाता है। और ये सतत लगातार जो टेस्ट लिया जाता है, इससे बच्चों की कमियों को कम समय में ही सुधारा जा सकता है और वो दोबारा वो गलती ना करे। यही सीसीई कहता है कि जल्दी जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को सुधारा जा सके। सीसीई क्या है? एक सिस्टम है मूल्यांकन का, इवैल्यूएशन का ही ये भी एक तरीका है। ये तो मैंने बताया 2009 में इसे सीबीएसई लेकर के आई थी। अब हम कुछ और भी पॉइंट हैं जो इवैल्यूएशन और असेसमेंट से पूछे गए हैं, उन सबको नोट करा दूंगी ताकि आपके इनसे बनने वाले एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, एक भी टॉपिक आपसे छूटे ना। इन सारे पॉइंटों को फ्रेंड्स नोट कर लीजिए। सीसी से एक क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? पूछ रहा है सतत और समग्र मूल्यांकन में। हमने आपको अभी पढ़ाया कि सीसीई 2009 में सीबीएसई द्वारा लाया गया। सीसीई में कहा गया था कि बच्चे का सिर्फ कॉपी पेन पेपर टेस्ट ना हो, उसका समग्र मूल्यांकन हो। मतलब उसके शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों ही पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन ये है हमारा, केवल संरचनात्मक आकलन, मतलब सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। फिर है केवल संकल्पनात्मक आकलन, कि मतलब सिर्फ बच्चे का सबमेटिव असेसमेंट हो। सबमेटिव असेसमेंट तो फ्रेंड्स हाफ अर्ली, एनुअल एग्जाम, पेन पेपर टेस्ट वाला होता है। थर्ड है, ना तो संरचनात्मक ना ही संकल्पनात्मक, ना ही बच्चे की एक्टिविटी के थ्रू टेस्ट हो और ना ही उसका पेन पेपर टेस्ट हो। तो फ्रेंड्स यदि पेन पेपर टेस्ट भी नहीं होगा, एक्टिविटी के थ्रू नहीं होगा, तो फिर होगा कैसे? इसके लिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम ऑप्शन 4 पढ़ते हैं। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। यही फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या होना चाहिए कि बच्चों के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक दोनों ही पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए, तभी वो मूल्यांकन सही माना जाएगा। इसके लिए राइट आंसर 4 है। अब हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में। इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कभी पोर्टफोलियो से, कभी रेटिंग स्किल से, कभी रूबिक्स से। इन्हें हम जानेंगे ये क्या होते हैं। पहले हम देखते हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो एक फाइल होती है फ्रेंड्स, जिसमें बच्चे के सभी पक्षों की जानकारी दी होती है। कुछ इस तरह से एक फाइल होगी। इसमें बच्चों के नाम, उनकी उपलब्धि, उन्होंने कितना प्राप्त किया ज्ञान को, शिक्षण को, उनकी प्रगति, वे पहले कितना जानते थे और अब कितना जानते हैं, उनकी उपस्थिति, उनकी पारिवारिक, सांस्कृतिक, मतलब खेल कूद,
सामाजिक, सभी पक्षों की जानकारी दी रहती है, लिखी रहती है। लिखी होती है। अब इतना समझे हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। तो उसमें ये एक फाइल होती है जिसमें बच्चों की सभी जानकारी, उसके नाम, उसकी उपलब्धि, उसकी प्रगति, उसकी उपस्थिति, उसकी पारिवारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, खेल कूद एक्टिविटी, जो क्रियाकलाप वगैरह रहते हैं, हर एक चीज उसकी इस पोर्टफोलियो में नोटिस रहता है। पोर्टफोलियो फ्रेंड्स बनाया है इसलिए जाता है कि यदि किसी बच्चे का हमें मूल्यांकन करना हो तो हम ये पोर्टफोलियो उठा के देख लें, और मूल्यांकन में आसानी होने के लिए ये आसान बनाने के लिए बनाया जाता है। फिर हम देखते हैं रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड होता है ये दो तरह का बनाया जाता है। ये आप इंग्लिश हिंदी दोनों में ही याद कर लीजिएगा। कभी कभी हिंदी में ना दे करके सिर्फ इंग्लिश में दे देता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, हिंदी में नहीं देता है। कभी कभी तो दोनों में दे देगा। फिर है संचयी रिकॉर्ड, कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड। ये जो उपाख्यात्मक रिकॉर्ड होता है, इसमें बच्चों के सभी पक्षों की जानकारी दी जाती है, जैसे घटनाओं, वृत्तांतों के बारे में एक डायरी होती है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? इसमें बच्चों के सभी पक्षों की जानकारी होती है, घटनाओं के, वृत्तांतों के बारे में। ये एक डायरी होती है, एक फाइल जैसी होती है। फाइल तो पोर्टफोलियो होती है, ये डायरी होती है। फिर हम देखते हैं संचयी रिकॉर्ड। संचयी रिकॉर्ड क्या होता है? इसमें बच्चे के सिर्फ क्लास की पूरी जानकारी लिखी रहती है, उससे क्लास की पूरी जानकारी लिखी होती है। संचयी रिकॉर्ड में क्या लिखा रहता है? उसकी उपलब्धि, उपस्थिति, स्वास्थ्य, यही सारी जानकारी इसके संचयी रिकॉर्ड। उपाख्यात्मक में क्या होती है? किसी भी घटना के बारे में, वृत्तांतों के बारे में एक डायरी होती है। संचयी क्या होती है? क्लास की पूरी जानकारी, उसकी उपलब्धि, उपस्थिति, स्वास्थ्य, मतलब कितने दिन बच्चे ने उस स्कूल में प्रेजेंट, किस दिन बच्चा उस स्कूल में प्रेजेंट था, किस दिन नहीं था, बच्चे का स्वास्थ्य किस दिन कैसा था, किस दिन नहीं था, बराबर, ये सारी जानकारी इसमें लिखी होती है। फिर हम देखते हैं निर्धारक मापक, रेटिंग स्किल। इंग्लिश भी इसका फ्रेंड्स आप याद करते रहिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है, कभी कभी हिंदी दिया ही नहीं रहता है, डायरेक्ट दे देगा रेटिंग स्किल। तो ये रेटिंग स्किल क्या होती है? एक स्केल पे हमें बच्चों को मापन करना रहता है, वही हमारी रेटिंग स्किल होती है। ये एक टूल्स होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने एक स्केल समझो बना दिया। इस स्केल पे हमने 10 तक काउंटिंग कर दी। यदि हमें किसी बच्चे को रैंक देना है तो हम क्या करते हैं? किसी बच्चे ने हमें 1 से लेकर के 10 तक की पोयम सुनाई, या अल्फाबेट कुछ भी हमने पूछा, सुनाया। दूसरे बच्चे ने हमें 1 से लेकर के 60 तक, तीसरे ने हमें 1 से लेकर 10 तक। तो हम क्या करते हैं? इस स्केल पे रैंक देते हैं। जिसने हमें 1 से 10 सुनाया उसे हम फर्स्ट रैंक देंगे।
जिसने हमें 6 तक, उसको हम क्या करते हैं, सेकेंड रैंक देते हैं, जिसने उसे थर्ड रैंक। तो ये क्या करते हैं, हम एक स्केल पे बच्चों को रैंक देते हैं। इससे बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने टीचिंग स्किल में सुधार कर लेते हैं। ये इनके ये इवोल्यूशन का एक अच्छा भाग माना गया है, पार्ट माना गया टूल्स का, क्योंकि इससे बच्चे अपने में सुधार लाते हैं। फिर है रूबिक्स। रूबिक्स क्या होता है, तो रूबिक्स जो होता है ये एक टूल्स है असेसमेंट का, आकलन का, असेसमेंट का टूल्स है। क्या है, टूल्स है रूब्रिक्स। इसमें बच्चे के लिखित मौखिक पक्षों की, लिखित और मौखिक पक्षों के बारे में जानकारी रहती है रूब्रिक्स में। रूब्रिक्स क्या है, तो रूब्रिक्स असेसमेंट का एक टूल्स है। इसमें बच्चों के लिखित और मौखिक पक्षों की जानकारी रहती है। किस पक्षों की, तो लिखित और मौखिक। फिर है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होता है, जैसे हमने चेकलिस्ट में इस तरह से देखा, इसमें बच्चों को यस और नो में देना रहता है आंसर। यदि बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसे आता है तो हम यस करेंगे, और यदि उस बच्चे को उसका क्वेश्चन नहीं आता है तो बच्चा नो लिखेंगे हम। फिर आता है उसे क्वेश्चन तो हम यस लिखेंगे, नहीं आता है तो हम नो लिखेंगे। यही चेक लिस्ट होती है, इसमें यस और नो से ही दिया जाता है। आकलन का जो होता है असेसमेंट का, ये भी एक तरीका होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो टूल्स थे इनसे क्वेश्चन बने हैं काफी बार, इसके लिए मैंने आपको ये टूल्स समझा दिए। फ्रेंड्स, हमने आपको आकलन पढ़ाया, आकलन के 2 प्रकार होते हैं वो भी पढ़ाया, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट। इवोल्यूशन पढ़ाया, इवोल्यूशन की क्वालिटी जो होती है उसकी विशेषताएं वो भी बताया। सीसीई भी पढ़ाए आपको इवोल्यूशन के टूल्स भी पढ़ाए। जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में, हमने हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझा दिया है फ्रेंड्स। इसके लिए फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, ताकि इस तरह की और भी वीडियो हम आपके पेपर तक आपको प्रोवाइड कर सकें, जिनसे आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन बने वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा के फिर इस वीडियो को समाप्त करूंगी, बट फ्रेंड्स लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा वीडियो को। जो हमने टूल्स पढ़ाए आपको, उन टूल्स से भी जुलाई में क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 में जुलाई में पेपर हुआ था। क्वेश्चन है हमारा, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल मतलब निर्धारण मापनी हिंदी में। इसके लिए हमने आपको पढ़ाते टाइम ही बोला था, आपको इसका हिंदी का नाम याद रहे ना रहे, बट आपको इंग्लिश का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इंग्लिश का नाम दे करके ये पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन ए है अधिविन्यास, ऑप्शन बी लिखित प्रश्न, ऑप्शन सी अवलोकन, ऑप्शन डी जांच सूची। जांच सूची जो है यही हमारा राइट आंसर है, जो ऑप्शन डी है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, एक स्केल पे बच्चों को रैंकिंग किया जाता है, जिससे बच्चों का ये पता चलता है कि कौन सा बच्चा कहाँ तक अधिगम किया है, शिक्षण में कहाँ तक पहुँचा है। इसके लिए ऑप्शन हमारा डी ही राइट होगा। फिर हम दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई में ही पेपर जो हुआ है 2019 का, उसी में इस असेसमेंट और इवोल्यूशन से ईबीएस में भी क्वेश्चन पूछा था। फिर अब हिंदी का हम बताते हैं। ये रेटिंग स्केल ईबीएस में थी, अब जो पढ़ेंगे पोर्टफोलियो के बारे में वो आपके हिंदी के सेक्शन होंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे।
मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनका जब असेसमेंट करेंगे आप, तो उन असेसमेंट में किस पॉइंट को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? ऑप्शन ए पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी लिखित परीक्षा, ऑप्शन सी जांच सूची, ऑप्शन डी प्रश्नावली। फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर ए है पोर्टफोलियो, जो आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ गए होंगे, क्योंकि अभी हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया कि पोर्टफोलियो में ही बच्चे के नाम, उसकी उपलब्धि, उसकी प्रगति, उसकी उपस्थिति, उसके पूरे बायोडाटा का लेखा जोखा पोर्टफोलियो में होता है, जो बच्चे के क्रमिक विकास की जानकारी हमें देता है। इसके लिए फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा पोर्टफोलियो ही होगा। फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट मैं पढ़ाई हूँ उन हर एक पॉइंट से पेपर में क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ ताकि आपके जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाते हैं फिर इन क्वेश्चन को मैच करते हैं तो फ्रेंड्स आपके डाउट रहेंगे ही नहीं, क्योंकि वही क्वेश्चन मैंने कराया है। जितना भी पढ़ाऊँगी फ्रेंड्स, जो भी पढ़ाऊँगी वही पढ़ाऊँगी जो आपके पेपर में आता है और जो पहले भी आ चुका है। इसके लिए फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करके आपको आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करा सकूं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।